Hi everyone, this is Society 1 Civil Services Examination 28th of May 2023 में हम वेलफेयर स्कीम्स हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे। सिलेबस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक्स में सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारा पोर्शन जो है इकोनॉमिक्स का भी और उसमें सोशोलॉजी भी, ये सारा अभी हम इसके करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने देखा था ना, इंटरनेशनल रिलेशंस और मैपिंग में हमारी ज्योग्राफी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको सोशोलॉजी का ये पोर्शन देखना है तो आपकी इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक और बहुत इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेस फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से बनता है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी देखिए, क्लास 11th स्पेशली, और उसकी एक समरी भी आप देख सकते हो। ये दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, हैव अ लुक। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी और समरी, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। देन जो सेकंड चीज़ होता है वो होता है न्यूज़पेपर। मैंने इसलिए बोला इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना है स्टैटिक बुक से, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। इसमें बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेलफेयर, व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट आर गवर्नमेंट स्कीम्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन इसके बाद सारा होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को कवर करना चाहिए जो हमने साल भर न्यूज़पेपर में किया है। एंड देन इन द लास्ट हमको एक कंपाइलेशन फॉलो कर लेना चाहिए, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, जिससे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी एफिशिएंट स्ट्रैटेजी टू कवर दिस पोर्शन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। सो लेट अस बिगिन। हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ के। इसकी कैटेगरीज हैं जैसे विमेन एंड चाइल्ड, अदर वल्नरेबल सेक्शंस, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, मिसलेनियस एट्सेट्रा। सो लेट अस बिगिन। ये जो सीरीज़ है 1 सीरीज़, इसमें हमने पॉलिटी देख लिया है, इसमें हमने कल्चर पढ़ लिया है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और मैपिंग देख लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी, सोशल, सोशियोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़। ये बहुत हाई एल्डिंग टॉपिक्स हैं। इसको आपको एक बार अच्छे से सारे वीडियोस देखना है और इन पीडीएफ्स का एक क्विक रिवीजन करना है। ये आपको 28th ऑफ मई में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कुछ वीडियो सीरीज़ और भी है, वो से है ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट इकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो भी मैं अभी आपसे सबसे शेयर कर दूंगा, तो उनको भी आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम बात करते हैं सोशल इश्यूज सोसाइटी। पहले हम बात करते हैं विमेन एंड चाइल्ड की। तो विमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में विमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इवन वो पार्लियामेंट भी हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज भी हो। तो सिविल सर्विसेज में भी आपने देखा है ना, नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी होती है कि विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो दिस इज विमेन इन स्टेम। तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। बेसिक्स ऑफ क्या है इसमें, जैसे एक आई स्टेम है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप है। इसमें हम इन टोटलिटी विमेन कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी में एनकरेज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई स्टेम एक पोर्टल है, नेशनल वेब पोर्टल है, जिसमें रिसर्च इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज एट्सेट्रा शेयर होगा, इनोवेशन शेयर होगा। तो आई स्टेम इनिशिएटिव है पीएसए का, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ पीएसए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, और ये सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसके डायरेक्शंस आ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल हम इंजीनियरिंग और स्टेम में विमेन पार्टिसिपेंट्स बढ़ाना चाहते हैं। हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी बढ़ाएंगे। अब देखो ये चीज़ लिंक कैसे होगा, एसडीजी 5 से, मतलब जेंडर इक्वालिटी। ग्लोबली 18% गर्ल्स इन टर्जरी एजुकेशन आर परस्यूइंग स्टेम स्टडीज। फीमेल स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन स्टेम। तो सी, ये जो सोशोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, इससे हमारी पेरिफेरल नॉलेज सही होती है। प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो पढ़ा है और वो एज इट इज सवाल आ गया। आपको वहाँ पे उससे थोड़ा सवाल से फाइट करना पड़ेगा। आपने जो भी इंफॉर्मेशन गेन किया है उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा।
तो अगर आपका नॉलेज बेस वाइड होता है, जैसे आपको बहुत अच्छे से स्टेम पता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पता है, पीएसए पता है, तो आपका गेस वर्क भी बेहतर होगा। गेस वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज बेस। जितना नॉलेज बेस वाइडन होता है उतना ही आपका गेस वर्क बेटर होता है। सो हमें ये सब का एक फेयर आइडिया, डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स है, एक है विज्ञान ज्योति, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का है। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है मेरिटोरियस गर्ल्स का इन हाई स्कूल में टू परस्यू स्टेम। नॉलेज इनोवेशन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ये है किरण। ये स्कीम है, ये एनकरेज कर रहा है विमेन साइंटिस्ट को कि वो एसएनटी में आगे बढ़े। फिर जेंडर एडवांसमेंट है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ये गति है। दिस इज डिफरेंट गति, गति शक्ति वाला प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें भी हम विमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज करेंगे। क्यूरी, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एक्सेलेंस। बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायो के। तो व्हाट आर दीज आर अगेन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू विमेन को स्टेम में आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता है स्टेम इन इंडिया में 18.7% रिप्रेजेंटेशन है, विच इज़ वेरी लेस। नेचर ने बराबर बनाया है, अकॉर्डिंग टू नेचर 50% मैन होना चाहिए, 50% विमेन होना चाहिए। बट जब बात आती है एजुकेशन या बात आती है पार्लियामेंट या फिर जॉब्स, तो इसमें ये रेशो खराब हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इसमें बैलेंस एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। 28% विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं और R&D प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप होगा। सो द होल आइडिया इज हमें स्टेम के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब एक वर्ड होता है जेंडर पे पैरिटी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने पे इक्विटी पॉलिसी लगाया है। तो जैसे क्रिकेट में भी अक्सर अब हम, पहले होता था बैट्समैन, है ना, अब इस बैट्समैन वर्ड को हम यूज नहीं करते, हम बोलते हैं बॉलर है या बैटर है। तो दीज डेज वी आर लाइक पर्सन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जेंडर पे पैरिटी की भी बात है। तो देखिए, अगर वर्क बराबर है तो पैसे भी बराबर मिलने चाहिए, तो इसको बोलते हैं जेंडर पे पैरिटी। सेम जॉब है, सेम वर्क है, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तनख्वाह भी बराबर आनी चाहिए। तो ये जेंडर पे गैप अगर देखें तो इंडिया में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग हमारी 135 रैंक है, नीचे से 146 में से 135 रैंक है, विच इज़ नॉट रियली गुड। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने भी बताया कि हमारे यहाँ लेबर जो है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन कम है और उसमें बराबर पैसा भी नहीं है। तो इसमें पे गैप पैरिटी को एड्रेस करना है। अब इसके लिए कुछ लेजिस्लेशंस है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है, कोड ऑन वेजेस है, मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है और MG नरेगा भी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आर्टिकल 16 है, all citizens have a right to equality of opportunity in relation to matters of public employment or appointment to any office under the state. आर्टिकल 38 है, हम मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटी इन इनकम अमंग इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 39D है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। सो व्हाट आर दीज आर जेंडर पे पैरिटी। अब एक न्यूज़ आया था सरोगेसी का, तो गवर्नमेंट ने अभी सरोगेसी के रूल्स चेंज किए हैं, क्योंकि सरोगेसी का एट टाइम्स मिस यूजेज भी हो रहा है। तो फॉर्म, मैनर, रजिस्ट्रेशन, फी ऑफ सरोगेसी, इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस थे उसको हमने क्लब करने की, पैच करने की कोशिश किया। अब जैसे सरोगेट मदर है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीजर ऑफ ऑन सरोगेट मदर इज लिमिटेड टू 3 times। एक्चुअली क्या होता है, इफ अ कपल कैन नॉट हैव बेबीज, तो वो किसी पर्सन से, किसी विमेन से, सरोगेट विमेन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू कैरी दैट बेबी। तो ये होता है सरोगेसी। बट सरोगेसी में एट टाइम्स ये प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या इसका कमर्शलाइजेशन होने लग जाएगा, क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस अगर क्लियर नहीं होंगे तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा सरोगेट मदर का। तो दैट इज़ वाई ये रूल्स ज़रूरी है। तो ये ऐसे कुछ रूल्स हैं, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये रूल्स हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी चाहिए होगा, एन ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड होगा, इंश्योरेंस कवरेज भी चाहिए होगा। तो जैसे हम गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी में रेगुलेशन नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो सिमिलरली सरोगेसी में भी कुछ केसेस देखने को मिले, इनफैक्ट काफ़ी केसेस देखने को मिले। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशंस लेके आए हैं। तो जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है 23 to 50, 26 to 15 है, एंड दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड और सरोगेट, देन दे कैन अप्लाई फॉर सरोगेसी।
तो सरोगेसी क्या होता है? इट इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमेन बियर्स एंड गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल। और एक होती है ऑल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। ऑल्ट्रुस्टिक सरोगेसी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, नो मॉनेटरी इंसेंटिव है, जैसे फैमिली में किसी ने ऑल्ट्रुस्टिक सरोगेसी कर दिया लाइक दैट। तो इसमें केवल इंश्योरेंस होगा, बाकी मनी इज नॉट इन्वॉल्व। कमर्शियल सरोगेसी को हम प्रोहिबिट करते हैं और इसमें 5 साल का सजा और 5 लाख का पनिशमेंट भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा अगर आपको सरोगेसी के थ्रू बेबी चाहिए। मैरिड women having a child of her own and between the age of 25 to 35 years, prohibition shall not provide her own gametes or not act as a surrogate mother more than once in her lifetime। ऐसे restrictions है। तो ये सरोगेट मदर पे है जो सरोगेसी के लिए विलिंग है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटेंडिंग कपल मतलब जिनको बेबी चाहिए उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी चाहिए। और जो बेबी होगा, राइट्स ऑफ चाइल्ड होगा, उसके लिए डीम्ड टू बी अ बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल और इंटेंडिंग विमेन होगा। तो ये बायोलॉजिकल चाइल्ड किसका होगा? इंटेंडिंग कपल का होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, एक्ट्स हैं 2021 के। इसके अलावा इसमें प्रोविजंस भी हैं, जैसे पनिशमेंट फॉर कमर्शियल सरोगेसी है कि इम्प्रिजनमेंट 5 साल का हो सकता है। नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड है, इसमें चेयरमैन होगा फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज होगा। द होल थिंग इज वी नीड टू बी यहाँ पर रेगुलेशन के थ्रू मैल प्रैक्टिसेस को दूर करना है। तो बस ये याद रखना है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब बात आती है अबॉर्शन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक अलाउड किया है रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो जजमेंट में ये बोला है कि हर मैरिटल स्टेटस acting among women on the ground of marital status, violation of the right to equality होगा under article 14 and right to life under article 41। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि there should not be any discrimination। तो एक्नॉलेज किया है मैरिटल रेप भी यहाँ पे, और जो फोर्सिबल सेक्स है रेप अंडर एमटीपी के अंदर आएगा। विमेन कैन गो फॉर एन अबॉर्शन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनीबडीज एल्सेस कंसेंट। डेफिनेशन ऑफ विमेन भी यहाँ पर एक्सपैंड किया है एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ माइनर्स की भी बात है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो अगेन ये जो मैटर होते हैं ये बड़े सेंसिटिव मैटर होते हैं, और इसमें भी एट टाइम्स एक्सप्लॉयटेशन एंड मेल प्रैक्टिसेस बहुत होती है। सो इट इज़ अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियर किया है और समय के साथ उसमें बदलाव भी लाए। तो इंडिया के जितने भी लॉज हैं, हमारा इंडिया के जो भी लॉज हैं वो प्रोग्रेसिव है। इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। तो हमारे यहाँ अबॉर्शन इज इलीगल अंडर सेक्शन 312, 313 ऑफ आईपीसी अनलेस इट इज परफॉर्म्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर एमटीपी एक्ट 1971। इसके अंदर है तभी लीगल है, अदरवाइज नहीं है। इसको 2021 में अमेंड किया गया था, अभी ये अब ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। Close to 8 women die every day in India due to unsafe abortions. This is a big challenge. गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। 67% of abortions between this were unsafe. Women between age of 15-98 में highest risk of dying है from an abortion related complication. So that is why rules regulations यहाँ पर strict और अपडेटेड फॉर्मेट में होना जरूरी है। अब एमटीपी एक्ट क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971। इसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन। कुछ कंडीशंस में प्रेगनेंसी यहाँ पर अलाउड होगी। 20 वीक तक है, 20 से 24 वीक तक है, 24 वीक तक है, और उसके बियॉन्ड भी है तो उसके लिए भी नियम है। अगर अप टू 20 है तो एनी विमेन ऑन द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर। ओनली फ्यू स्पेसिफिक कैटेगरी में 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 24 से ज़्यादा है, अप टू 24 है, तो अगर कोई सीरियस एलिमेंट है या फिर रिस्क ऑफ लाइफ है, ग्रेव इंजरी हो सकती है, देन अलाउड है। 24 के बाद भी अलाउड है अगर मेडिकल बोर्ड ने उसकी परमिशन दे दी है। तो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जैसे सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन बट नॉट अनमैरिड वुमेन। ये पहले यहाँ पे कैटेगरी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन में आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बता दिया है मैरिड और अनमैरिड का, मैरिड और सिंगल वुमेन का। सो दैट इज वाई इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। तो ये जो क्लॉज था ये चेंज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन एक्सटेंड कर दिया है 24 हफ्ते तक फॉर टू अनमैरिड विमेन ऑल्सो। तो दीज आर न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971।
अब हम आते हैं चाइल्ड एडॉप्शन में। एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड-19 के बाद हमने देखा कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस थे। सो एडॉप्शन के भी रूल्स लॉज बड़े क्लियर और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। Process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and become the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privilege, responsibility attached to a biological child, तो उसको बोलते हैं एडॉप्शन। इसमें लीगलाइज किया है हमने जनरल गवर्निंग एडॉप्शन में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। इसमें एक रूल है, इसके थ्रू रूल है। फिर जुवेनाइल केयर है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है, जेजे एक्ट। इसमें भी रूल्स हैं, एडॉप्शन रेगुलेशन के रूल्स हैं। अब यहाँ पर अक्सर जैसे ऑर्फन चिल्ड्रन है या अबैंडन चिल्ड्रन है या सरेंडर्ड चिल्ड्रन है, तो इनको भी हम इन लॉस के थ्रू एडॉप्शन पॉसिबल करवाते हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि चाइल्ड का इंटरेस्ट टॉप मोस्ट होना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये पैरामाउंट होना चाहिए। प्रेफरेंस होना चाहिए कि शैल बी गिवन टू प्लेस द चाइल्ड इन एडॉप्शन विद इंडियन सिटीजन्स। सोशो जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो सेम ही रहे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, इसकी हम कोशिश करते हैं। रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम केयरिंग करके भी एक एडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविज़न है। तो इसमें ये अथॉरिटी क्या करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती है। केयरिंग चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं, जैसे एक है कारा, ये सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ये नोडल बॉडी है जो सारे ऐसे वर्क को देखती है। सिमिलर इसका काउंटर पार्ट है स्टेट में, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, ये जिले स्तर पे। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, और ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी भी है, जैसे इंटरनेशनल एडॉप्शन अगर कुछ हो रहा है तो। अब इसमें गार्डियन एंड एडॉप्शन लॉ में अभी रिव्यू की बात थी, तो अगेन बात यह है कि इसमें एट टाइम्स क्या होता है कि इरेगुलरिटीज़ देखी गई है, और अगर प्रॉपर इरेगुलरिटीज़ हैं, वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हैं, प्रॉपर रेगुलरिटी नहीं है, तो एट टाइम्स चाइल्ड का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो रिव्यू ऑफ लॉज ऑन एडॉप्शन है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है। इसमें यह है कि नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद कारा। देन इसके अलावा अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। देन रिव्यू ऑफ लॉ ऑन गार्डियनशिप भी है। तो दिस इज दैट, दीज आर सर्टेन प्रोविजंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मैराइटल रेप। तो 2 जज बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया चैलेंजिंग द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड टू मैराइटल रेप इन सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 बोलता है अगर कंसेंट नहीं है तो फिर क्या इसको एज अ रेप माना जाएगा, इवन अगर वो मैरिज में भी है तो इस पे अभी पिटिशन आया था। इंडिया में अभी फिलहाल में ये पोजीशन है कि नो लीगल प्रोविजंस है दैट डिफाइन मैराइटल रेप। सेक्शन 375 का मेंशन है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/19-21 में है। नियरली 1 in 3 ऐसा डेटा देखा गया है कि वहाँ पे अब्यूज है, और ये कुछ राज्यों में ज़्यादा है। अब जुडिशियल स्टैंडिंग क्या है कि जुडिशियल स्टैंडिंग ये है कि एक्चुअली जो जुडिशरी है उसने इसमें अभी कुछ चेंजेस की बात नहीं की है, ऑल्दो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, ये हायर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैटर रेफर किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ केसेस हैं। सेक्शन 375 है जो डिफाइन करता है, और इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। ओके, 2 एक्सेप्शंस हैं। सो दिस इज दिस। अब इसके भी रूल्स ऐसे बदल रहे हैं, लेट अस सी। अभी ये मैटर इन डिस्कशन है, लेट अस सी अभी गवर्नमेंट इस पे क्या डिस्कशन लेती है। गवर्नमेंट में भी जब बात आती है ना कोर्ट की और गवर्नमेंट की, तो कुछ मैटर्स होते हैं उसमें कोर्ट बोलता है कि ये एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, पॉलिसी मैटर। जैसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है LGBTIQ+ कम्युनिटी का, तो इसमें अब ये डिबेट चल रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होना चाहिए या फिर इट इज़ अ पॉलिसी मैटर जो कि दिस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। लेट अस सी। अब ये बात है डाउरी सिस्टम इन इंडिया। डाउरी, तो डाउरी इज अ हीनस क्राइम। डाउरी जो है ये एक क्राइम है, इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है। डाउरी इज रॉन्ग, डाउरी देना और डाउरी लेना दोनों गलत है। द रिसेंट अभी जैसे आया तो इसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961। अब क्या होता है कि इसमें डाउरी जो है, डाउरी को हम डिस्करेज करते हैं, बट अगर बात आती है जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे ट्राइब्स के लोकल कस्टम्स भी फॉलो हो जाते हैं, और एट टाइम्स अगर वो डाउरी को एनकरेज कर रहे हैं तो वहाँ पे लोकल ट्राइबल कस्टम्स वर्सेस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 हो जाएगा। तो डाउरी जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एवरी ऑफेंस अंडर द एक्ट इज नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंटेबल, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंटेबल है। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे होता है। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी वॉइड हो सकता है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें पनिशमेंट भी है। गिविंग और टेकिंग और अबेटिंग द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी इज अ क्राइम, डिमांडिंग डाउरी इज अ क्राइम, एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू डाउरी इज ऑल्सो क्राइम। तो यह है डाउरी सिस्टम इन इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, दिस इज पॉक्सो। ये न्यूज में क्यों है? सीजेआई ने अभी बात किया कि एक्चुअली क्या होता है, लेस देन 18 है अगर, तो वो जुवेनाइल है तो वहां पे लॉज डिफरेंट चलते हैं। एग्जामिन द एज ऑफ कंसेंट इशू रिलेटेड टू अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। अब देखो इसमें क्या है कि सपोज अगर प्यूबर्टी हिट होता है तो उसके बाद जैसे 16 है, 18, 15, 16, 18 ईयर का है, अगर इस केस में अगर कंसेंशुअल सेक्स होता है एडोलसेंट में, दे आर नॉट 18, दे आर लेस देन 18, बट अगर वहां पे कंसेंशुअल सेक्स इन्वॉल्विंग एडोलसेंट है तो उस केस में क्या पॉक्सो लगना चाहिए या नहीं। इंडिया एनालाइज किया, स्पेशल कोड देखा और यहाँ पे ऐसे कुछ केसेस आए। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्राइबल कस्टम्स भी हैं, तो अगर लेस देन 18 में है तो क्या वहां पे अगर बॉय पे फिर पॉक्सो लग जाएगा, तो क्या ये पॉक्सो जो एक्ट जिस पर्पज से लाया था वो डिलीवर हो रहा है या नहीं, इस पे अभी सवाल उठ रहा है। तो हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना है। प्रोटेक्शन है, 18 साल से कम के बच्चों के लिए है। फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वरना यहाँ पे पॉक्सो लगता है। देन इसके अलावा ओनली चाइल्ड सर्वाइवर एंड एडल्ट ऑफेंडर्स हैं। इन केस 2 चिल्ड्रन हैव दिस सेक्सुअल रिलेशन, तो फिर क्या वहां पे पॉक्सो लगेगा या केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 लगेगा, ये भी एक बात है। जो पॉक्सो है ये चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म बोलता है। जैसे जो भी ऐसे केसेस आते हैं तो कोर्ट में स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, स्पेशल कोर्ट होती है, कैमरा रिकॉर्डिंग, कैमरा दिस जेरा होती है, ओपन जेरा नहीं होती, ये चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म है। स्पेशल कोर्ट होती है, क्रिमिनल्स को पनिश किया जाता है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए। जैसे हमने डिफाइन किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हमने स्कोप ऑफ अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को बढ़ाया और मिनिमम पनिशमेंट फॉर सर्टेन असॉल्ट्स को भी बढ़ा दिया। सो दिस इज पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। सेक्शन 354 वर्सेस पॉक्सो एक्ट 2012 में क्या डिफरेंस है कि जैसे एज ऑफ द विक्टिम है, 354 इज द जनरल आईपीसी की धारा, इसमें पनिशमेंट ऑफेंस है इररेस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ द विक्टिम, और जो पॉक्सो है वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। जो आईपीसी है 354 वो फीमेल के लिए है, और बच्चे जेंडर न्यूट्रल होते हैं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ये जेनेरिक है। पॉक्सो है वो स्पेसिफिक बच्चों के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, द अक्यूज्ड इन डीम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट पॉक्सो में लाइज ऑन द अक्यूज्ड पे ये आरोप जो लगा है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो आरोप गलत है। द अक्यूज्ड इज डीम टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। 1 साल का पनिशमेंट है, इसमें 3 साल का पनिशमेंट है, और जो 5 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। अब एक बात है चाइल्ड मैरिज की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस ने बताया, सर्वे ने बताया कि चाइल्ड मैरिज का डेटा बता रहा है कि अर्ली चाइल्ड मैरिज कम होती जा रही है, विच इज अ गुड थिंग। जैसे अभी 17.7% आया। तो द पॉइंट इज चाइल्ड मैरिज इज अगेन बायोलॉजिकली इज रॉन्ग, साइकोलॉजिकली रॉन्ग, और तो इससे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। मैरिज बिफोर लीगल एज इज नॉट अलाउड, जो ये नंबर है मीडियन एज का है। हाई चाइल्ड मैरिज वेस्ट बंगाल में है, फॉलोड बाय बिहार, और टीनेज प्रेगनेंसी भी एक मैटर है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006। तो अब 21 हो गया था बॉयज का और गर्ल्स का हो गया था 18, अब इन दोनों को बढ़ा के 21 करने की बात है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। एक नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 24/7 ये ओपन होता है, और इसमें चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी है। सो दिस इज इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंड चाइल्ड मैरिज। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे डिजिटल शक्ति 4.0। व्हाट इज दिस? दिस इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा से लॉन्च हुआ है, और ये वुमेन डिजिटली स्किल्ड एंड अवेयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इलीगल इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी के लिए ये शक्ति है, डिजिटल शक्ति। ऐसे जो भी स्कीम्स होती है ना, उसके शाब्दिक अर्थ को भी समझना चाहिए।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है, स्टैचुटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड करना, रेमेडियल मेजर्स लाना, ग्रीवेंसेस को दूर करना। चेयरपर्सन 5 मेंबर्स इसमें होते हैं। सिविल कोड का इसको पावर होता है, सीआरपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर ये ट्राई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसमें 3 साल का ऐसे अपॉइंटमेंट होता है। ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आप बताओ आज की डेट में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन कौन है? जैसे इसमें एक चेयरपर्सन 5 मेंबर्स है ना, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ये है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। दिस इज अनेक विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस है, इनोवेशन मिशन है, मतलब हमें प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है और उसके सॉल्यूशंस निकालना है। इसमें सीक, सेलेक्ट, सपोर्ट, नेचर, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन की बात है और कोई भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनी इसमें वर्क कर सकती है। तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन है, रिवैम्ड ई बाल निदान पोर्टल है। ई बाल मतलब बच्चों का है, निदान मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 इसका जेनेसिस है। चेयरपर्सन 6 मेंबर होते हैं, सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। तो ये क्या है? चाइल्ड राइट्स के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए। ओके, तो ई बाल निदान है, मतलब यहाँ पे जो भी कंप्लेन्स आ रही है उन कंप्लेन्स को ये सॉल्व करेगा। थ्रू दिस एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल कंप्लेन रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट, और फिर ये उसको सॉल्यूशन देगा। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? दिस इज लाइक कि अगर जैसे इंटरनेट एज बढ़ा है तो कई बार हमने देखा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको क्लीन करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र है। तो द पॉइंट इज all data, all such material should be removed expeditiously. चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन है, स्ट्रीट सिचुएशन, तो ये बाल स्वराज पोर्टल है और ऑनलाइन ट्रैकिंग है, मैकेनिज्म है बच्चों का जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देती है। अब देखो किस स्टेज में रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। पहला, आप उनका डेटा कलेक्ट करो, इन्वेस्टिगेट करो, पॉलिसी करो, वेलफेयर कमेटी, स्कीम बेनिफिट, एवेलुएट करो प्रोग्रेस। इन सब चीज़ों से चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन से हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 51A याद रखना है, आर्टिकल 51A एम्बॉडी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप बताओ ये जितनी भी डीपीएसपी है, लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस है? जैसे डीपीएसपी में एजुकेशन दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन, लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट। ओके, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? इफ किड्स आर जैसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा सफ़र चिल्ड्रन करते हैं, बिकॉज उनका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एजुकेशन का कोई रिलाय नहीं कर पा रहे। तो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है वल्नरेबल सेक्शंस, अदर वल्नरेबल सेक्शंस। अब ये जो नेक्स्ट है, दिस इज अदर वल्नरेबल सेक्शंस। पहली बात है मैनुअल स्केवेंजिंग की। तो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये मैकेनाइज्ड होगा, मैकेनाइज्ड। टू रीच आउट टू 1 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, उनको ट्रेनिंग और इक्विपमेंट दिया जाएगा सेफर क्लीनिंग ऑपरेशंस के, प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग फॉर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी फॉर्म किए जाएंगे और 287 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंडिंग है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है, क्या नाम है? नमस्ते स्कीम आई है, सीवर्स और सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए। 100% मैकेनाइज्ड होगा, सीवर, सेप्टिक टैंक, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, गार्बेज लिफ्टिंग, स्लज हैंडलिंग, ये सब मैकेनाइज्ड होगा मशीन्स के थ्रू। सेंट्रल सेक्टर है, अब आप बताओ CSS, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस होता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट्स भी बनेगी नेशनल, स्टेट एंड सिटी में। तो द आइडिया इज हमें 0 फैटलिटीज चाहिए व्हेन इट कम्स टू सैनिटेशन वर्क। सैनिटेशन वर्क स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू होगा। सैनिटेशन वर्कर को कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए ह्यूमन फीकल मैटर से। अवेयरनेस बढ़ाना है, सुपरवाइजरी बेहतर होनी चाहिए। सीवर सेप्टिक टैंक में जो लोग हैं उनको ऑल्टरनेट लाइवलीहुड भी देना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होंगे और जो सैनिटेशन एंटरप्राइजेज होगा। द आइडिया इज हमें मैनुअल स्केवेंजिंग को हटाना है।
अब इसमें आइडेंटिफाई करना है सीवर सेप्टिक टैंक को, इनफॉर्मल वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज भी करना है, हैजार्डस क्लीनिंग ऑपरेशंस को कम करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, ये लाइवलीहुड भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। कैपिटल सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। 500 सिटीज आइडेंटिफाइड है अमृत के अंदर, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये नमस्ते में इंक्लूडेड है। आइडेंटिफाई करेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी होगी, और इसमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी टैंडम में पैरेलल में वर्क करेंगे। सो व्हाट इज द होल आइडिया? द होल आइडिया इज मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाना, और ये स्कीम का नाम है नमस्ते। नमस्ते। तो ये कम्युनिटीज हैं, और यहाँ पर हमें जैसे कई बार क्या होता है, मैनुअल स्कैवेंजर्स डाई ऑफ द पोटेंट मिक्स ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सेप्टिक टैंक से आती, तो ये डेथ नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 आया था। सो व्हाट आर मैनुअल स्कैवेंजर्स? ये वो पर्सन है जो ह्यूमन वेस्ट और इनसैनिटरी जो वर्क है उसमें इन्वॉल्व है ये। तो द पॉइंट इज, कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी होते हैं, कई बार यहाँ पर प्रॉपर गियर्स नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते, यहाँ पे ग्रॉस वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। सो एक ग्रुप है सफाई कर्मचारी जो अभी इस नमस्ते स्कीम को पूरा इंक्लूड करेंगे। देन व्हाट डज द लॉ, दिस लॉ प्रिवेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग हाउ? तो इसमें हमें इनसैनिटरी लेटरिन्स को डिमोलिश करना है, लोकल अथॉरिटीज इसमें एक्ट करेगी, और हम सैनिटाइज्ड वे में और मैकेनाइज्ड वे में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। इसमें जुर्माना भी है और इसमें पनिशमेंट भी है, और अगर प्रोटेक्टिव गियर नहीं है तो यहाँ पे पनिशमेंट के भी प्रोविजंस हैं। रिहैबिलिटेशन करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोकल अथॉरिटी की टू आइडेंटिफाई मैनुअल स्कैवेंजर्स। सो दिस इज मैनुअल स्कैवेंजर्स। ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात है तो कर्नाटका में 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। इसमें ट्रांसजेंडर वो पर्सन होता है जो मैच नहीं करता है द जेंडर असाइन्ड एट बर्थ, जैसे मेल या फीमेल है बट वो उसको मैच नहीं कर रहा है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर। ट्रांस मैन होते हैं, ट्रांस विमेन होते हैं, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन होता है, जेंडर क्वीर्स होते हैं, पर्सन विद सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज होते हैं। सो द पॉइंट इज, एवरी ह्यूमन बीइंग को राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। तो जो इस कैटेगरी में नहीं है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज भी हैं, उनके लिए ये ट्रांसजेंडर राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन है 14, 15, 16, 19 और 21 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। जुडिशियल अनाउंसमेंट्स भी हैं, जैसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये था कि सुप्रीम कोर्ट को राइट्स एंड फ्रीडम ट्रांसजेंडर पीपल को देने की बात थी। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डीक्रिमिनलाइज हो गया है एडल्ट कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप इन द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो ये राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया इज गवर्न बाय दीज टू राइट्स। अभी इसका एक और मैटर अभी चल रहा है LGBTQ कम्युनिटी का सुप्रीम कोर्ट में, लेट अस सी। तो द पॉइंट इज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सेल्फ परसेप्शन जो जेंडर आइडेंटिटी है वो आइडेंटिफाई करे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, रेसिडेंस का राइट हो, एजुकेशन का राइट हो, और एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नॉर्मल लाइफ जीने का पूरा राइट हो। ये डिसेबिलिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इससे रिलेटेड है मिनिस्ट्री। नेशनल पॉलिसी अभी आई है। अगेन डिसेबिलिटी इज समथिंग कि हमें सोसाइटी वर्क ऐसा बनाना है कि वो डिसेबल्ड पीपल भी एक नॉर्मल लाइफ को कंडक्ट कर पाए। नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी है। अब सी ड्राफ्ट पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट है। देन इसके अलावा यहाँ पे ये वर्क है। अब सी पर्संस विद डिसेबिलिटी क्या है? आर्टिकल 14 में इक्वालिटी है, 15 में प्रोहिबिशन नहीं होगा, 21 में राइट टू लाइफ है, 23 में ट्रैफिकिंग नहीं होगी, 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है, 41 में इफेक्टिव प्रोविजन है फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट में भी ये वर्क देने की बात है। दिस इज 41। 226 में हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। 243G में सोशल वेलफेयर भी है डिसेबल्ड एंड मेंटली डिसेबल्ड पर्संस का, और 7th शेड्यूल में है सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन स्टेट लिस्ट। तो जब भी ये बात आती है, डिसेबल्ड रिलेटेड बात आती है, ये मैटर कहाँ पर है? स्टेट लिस्ट में। तो 7th शेड्यूल, आर्टिकल 243G, आर्टिकल 226, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, 15 एंड 14, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है फॉर डिसेबल्ड पर्संस इन इंडिया।
कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टू एम्पावर पीडब्ल्यूडी। फॉर एग्जांपल एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, स्कॉलरशिप है फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज की, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम है, असिस्टेंस है टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स असिस्टिव डिवाइसेस भी है, नेशनल एक्शन प्लान है डिसेबिलिटीज का, कंसेशनल लोन्स की भी बात है एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये इनिशिएटिव्स हैं सोशल, फिजिकल, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज के। इसके अलावा जो एक्ट 2016 है इसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड है, रिजर्वेशन है, एक्सेसिबल इनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन भी है, देन सेंटर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, स्पेशल कोर्ट है, पनिशमेंट की भी बात है, 5% रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी है, एजुकेशन में भी है, बट रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पुलिस फोर्स, ये याद रखना है। रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू पुलिस फोर्स, इंडियन पुलिस, आरपीएफ, सीएपीएफ, पुलिस फोर्स दिल्ली एंड अदर यूटीज। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन नहीं है। अब है फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इससे पहले WHO देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 48 में बनी थी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, 194 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका काम होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एक्सपैंड करना, हेल्थ इमरजेंसीज, हेल्थियर लाइफ्स को आगे बढ़ाना। ग्रेट रिपोर्ट है, फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये इन रेस्पॉन्स टू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन के अंदर है और यहाँ पे बात है कि स्किल असिस्टिव प्रोडक्ट, सिस्टम, सर्विसेज देना, जैसे कि जीपीएस, पावर चेयर्स, वॉकर्स एट्सेट्रा। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराना है, डेटाबेस होगा, बहुत सारी इंग्लिश है। देन यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, ये है यूनिसेफ, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये 46 में बना था, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर है, 190 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। हमारा पर्पज़ है हर चाइल्ड से हमें मिलना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए। 1989 गाइडेड बाय द 1989 कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, परमानेंट पार्ट है नेशनल सिस्टम का भी, और हर बच्चे से रिलेटेड जो भी मैटर होता है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट्सेट्रा, वो मैक्सिमम यूनिसेफ से ही आता है, यूनिसेफ से। कुछ और इनिशिएटिव्स इंडिया में भी हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के, जैसे कि सेंटर फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी बनाया। एक है एल्मिको, ये आर्टिफिशियल लिम्स हैं, जैसे आपने जयपुर फुट का नाम सुना है, जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम कर रही है, 100% ओन बाय गवर्नमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोटिंग, एनकरेजिंग, डेवलपिंग आर्टिफिशियल लिम्स एंड रिहैबिलिटेशन एड्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो दिस इज एल्मिको। सीमलेस अफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ है, दिस इज साथ इंडिया, स्वीडन, इन सब का कोलैबोरेशन है। इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए एड्स अप्लायंसेस देने की बात है। मिनिस्ट्री अगेन यहाँ पर होगी, मिनिस्ट्री होगी दिस सोशल जस्टिस। देन इसके बाद सुगम्य भारत है, सुगम्य मतलब आप इजीली वहाँ पे जा सकते हो, तो इसमें रैम्प्स बनाई जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन एक्सेस, एवरी पीडब्ल्यूडी कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। अब बात आती है डी नोटिफाइड ट्राइब्स की। तो 31 अगस्त को 70 साल हो गए जब हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 हटाया था। ये ब्रिटिश मिस एडवेंचर्स थे, ब्रिटिशर्स की रॉन्ग पॉलिसीज थी। इन्होंने ट्राइब्स को ही आइडेंटिफाई कर दिया कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, एक टैग लगा दिया, तो वो बहुत गलत था। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ये दिस नोटिफाइड ट्राइब्स में नहीं है, बट ऑल DNTs आर नोमैडिक ट्राइब्स। ओके, नोमैड्स हैं, सेमी नोमैड्स हैं, ये सोशल ग्रुप्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइवलीहुड के लिए। 3 टाइप ऑफ नोमैडिक कम्युनिटी है, हंटर और ट्रैपर्स होते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल, गेमर्स एट्सेट्रा। कोंडा रेड्डी है, चेंचूज हैं। पेस्टोरल कम्युनिटी है, इसमें पारदीस, गुज्जर, बंजारा, भील्स, कुराबाज, मधुराज, ये सब है। देन पेरीपैटेटिक ग्रुप ऑफ पैडलर्स भी है, जिसमें फॉर्च्यून टेलर है, स्टोरी टेलर है, एक्रोबाट्स हैं, डांसर्स, अक्सर हम देखते हैं ना घुमंतू होते हैं, ये बंजारे होते हैं, ये ऐसे सब ये होते हैं नोमैड्स। नोमैड्स मतलब दे आर नॉट एट वन प्लेस, दे कीप ऑन मूविंग। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या थी, ये ब्रिटिशर्स का पॉलिसी था 1871 में। इन्होंने कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स को बोल दिया कि दे आर क्रिमिनल, टैग लगा दिया, जो कि रॉन्ग था। तो ऐसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया और इसमें बहुत सारा एथिकली भी ये रॉन्ग था। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आइसोलेशन है, इकोनॉमिक वल्नरेबल है, लैक ऑफ डेटा नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सोशल इशूज है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए फिर इस चीज को हटा दिया गया।
अब देखो, क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी इन SC STs OBCs क्या होता है? तो शेड्यूल कास्ट में इंक्लूजन के लिए एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के कारण ये जनरेट हुआ है। ओबीसी में सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में, तो ये ओबीसी होता है। शेड्यूल ट्राइब्स में प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, कल्चर, ज्योग्राफी है, जो बहुत कुछ नेचर एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट है। करंट स्टेट है 1500 नोमैडिक है और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। 198 डी नोटिफाइड ट्राइब्स थी और इसके लिए रेनके कमीशन आया था 2008 में। 31 अगस्त को विमुक्त जाति डे मनाया जाता है DNT कम्युनिटीज के लिए। सो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? 70 साल हो गए हैं, रिपील हो गया है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब है, इट वॉज हेडेड बाय बालकृष्ण सिद्धाराम रेनके। फिर डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। नानाजी देशमुख स्कीम है, हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा सीड है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कम्युनिटीज, वेलफेयर बोर्ड भी है। ओके, अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो अर्बन पॉवर्टी मतलब गरीबी, मतलब गांव नहीं होता है, शहरों में भी गरीबी होती है। अर्बन पॉवर्टी इज अ फॉर्म ऑफ पॉवर्टी दैट इज पर्टिकुलरली विजिबल इन मेगा सिटी, शहरों में दिख रहा है ये। इनकम, लैक ऑफ एसेंशियल यूटिलिटीज, बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे। अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो 23.5% अर्बन हाउस होल्ड जो है स्लम ड्वेलर्स हैं। हाउस होल्ड लिविंग इन स्लम्स हैड गॉन अप। अटल मिशन है, अब देखो ये याद रखना है, दिस इज अमृत। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल इन सिटीज। स्मार्ट सिटीज मिशन है टू डेवलप स्मार्ट सिटीज एंड मेक देम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। स्मार्ट सिटीज मिशन, दिस इज अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोग्राम है। जल जीवन मिशन है, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। अमृत, स्मार्ट सिटी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अर्बन प्रधानमंत्री आवास और जल जीवन मिशन, वाटर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये सब है अर्बन पॉवर्टी को दूर करने के लिए। UN हैबिटेट भी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, UN हैबिटेट है। अगेन पॉवर्टी और जो शहरों में चैलेंजेस आ रहे हैं, अर्बन सिटीज रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उसको दूर करना है। इंडिया इसका मेंबर है, UN हैबिटेट असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, कमिटी ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। तो दिस इज दैट। फोकस क्या है? रिड्यूस्ड स्पेटियल इनइक्वालिटी करो। शहरों में भी एक्चुअली इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स में। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी करो, क्लाइमेट एक्शन को बढ़ाओ, अर्बन क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रेस्पॉन्स पे भी ध्यान दो। इसके अलावा एक गोल प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। इसमें क्या है? डिजिटली अपस्किल करो, बिकॉज लिटरेसी अब एक नया वर्ड आ गया, डिजिटल लिटरेट, डिजिटल इलिटरेट। सो दिस इज अबाउट डिजिटल इलिटरेसी। तो डिजिटली अपस्किल करो। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ट्राइफेड है। व्हाट इज ट्राइफेड? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्लोबलाइज करेंगे, उनको बेहतर मार्केट प्रोवाइड कराएंगे। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये प्रीमियर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है। ट्राइब से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये इन्वेस्टिगेट करता है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करा है सेक्स वर्क एज प्रोफेशन। तो आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में हर किसी को राइट है टू लिव विद डिग्निटी एज पर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 142 में यहाँ पे बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्क भी एज अ प्रोफेशन माना जाएगा। पुलिस इंटरफेरेंस नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ चाइल्ड नहीं होगा, मीडिया पब्लिश नहीं करेगा उनकी पिक्चर एंड आइडेंटिटी, और UIDAI भी इनको इन्वॉल्व होगा और जो रेस्पेक्टिव राइट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ पर UIDAI प्रोवाइड होगा सेक्स वर्कर्स को। लीगल पोजीशन जो है यहाँ पे, तो इंडिया में IPC के अंदर वॉलेंटरी सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड इलीगल। सो इंडिया में वॉलेंटरी सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल, बट pimping, owing and running a brothel is unlawful under the Immoral Traffic Prevention Act 1956. So these are the provisions जो इंडिया में है। एजुकेशन की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो ये आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, अभी इसकी सेकेंड एनिवर्सरी की भी बात है।
तो एनईपी 2020 में क्या था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा हो कि हम यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करें। फाउंडेशनल लिटरेसी बेहतर हो, ग्रेड 3 स्टूडेंट्स का न्यूमरेसी भी बेहतर होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो द पॉइंट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम की भी बात था। इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी बेहतर बनाना है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, स्किल इंडिया पार्टनरशिप है विद इग्नू, क्रिएशन ऑफ लैब्स है, लैब्स मतलब वहाँ पर एप्लीकेशन एकेडमिक पार्ट को बेहतर करेंगे। नेशनल इनिशिएटिव है फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स है, दिस इज निष्ठा, एंड इंट्रोड्यूस 17 भारतीय गेम्स इन स्कूल्स, भारतीय गेम्स भी स्कूल्स में लाने। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है फॉर स्कूल एंड कॉलेज दोनों के लिए है। तो अब 10+2 5+3+4 इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा। जो अर्ली स्कूलिंग होती है, जैसे अभी 10+2 होता था, 10th देन प्लस 11th एंड 12th, तो अभी ऐसा है कि पॉलिसी कवर्ड स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 1 to 10 एंड 11 12 था। अभी 5 years ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन होना चाहिए, 3 साल प्रिपरेटरी, 3 साल मिडिल, 4 साल सेकेंडरी स्कूलिंग, तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर चलेगा। मल्टी स्ट्रीम होगी, डायल्यूटेड बोर्ड होगा, मल्टीलिंगुअल होगा, बैग लेस डे होगा, ये नहीं कि बस बैग के किताबों के बोझ में स्टूडेंट दब रहे हैं। कॉलेजेस में भी कॉलेज टेस्ट होगा, 4 साल का बैचलर है, नो एफिलिएशन है, फी कैप है, गोइंग ग्लोबल है। बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, बस एनईपी क्या है और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स क्या है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सी इनिशिएटिव्स हैं जैसे बाल वाटिका, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, एग्जामिनेशन रिफॉर्म से रिलेटेड पेडागॉगी बदलने की बात है। टेक्नोलॉजी भी आएगी यहाँ पे, पेडागॉगी बेहतर होगी। मल्टी मॉडल एजुकेशन है, स्वयं दीक्षा, स्वयं प्रभा, वर्चुअल लैब्स है। एकेडमिक बैंक है, ऑफ क्रेडिट ऑन डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पे है, जैसे आप कोई कोर्सेज कर रहे हो तो उसका एक बैंक बन रहा है, एकेडमिक बैंक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, दिस इज एरिया। सो ये इनोवेशन एंड स्टार्टअप है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन है, ये मल्टी मॉडल एजुकेशन है, और दिस इज स्कूल एजुकेशन। ये सब इनिशिएटिव्स एनईपी के अंदर है। हमें ये जानना है एनईपी जो है ये 1986 को रिप्लेस कर रही है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, फाउंडेशनल पिलर ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को हमें बेहतर बनाना है। सो दिस इज एनईपी 2020। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन में, इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। देन दिस इज प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस है। अब सी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, वर्नाक्यूलर है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग भी रीजनल लैंग्वेज में बात है, हिंदी, मेडिकल एजुकेशन भी रीजनल लैंग्वेज पे बात है। सो द पॉइंट इज कि इंग्लिश का जो डोमिनेंस है हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1835 में मैकॉले मिनट था और मैकॉले मिनट ने बैट किया था, प्रेफर किया था इंग्लिश एजुकेशन को, और ये बोला था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होगी, मतलब टॉप कॉलेजेस में इंग्लिश होगा, फिर धीरे धीरे वो नीचे जो जूनियर स्कूल्स एटसेट्रा है वहाँ पे भी इंग्लिश पहुँच जाएगी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इससे ये हुआ कि वर्नाक्यूलर को इतना एम्फेसिस नहीं मिला, बट अब ये बात है कि हम वर्नाक्यूलर को एनकरेज कर रहे हैं। वुड्स डिस्पैच में था प्राइमरी एजुकेशन वर्नाक्यूलर में होना चाहिए, सेकेंडरी हायर एजुकेशन इंग्लिश में हो सकती है। सो गवर्नमेंट राधाकृष्णन कमेटी लेके आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आता है, इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। आइडिया ये होता है कि रीजनल लैंग्वेजेस को भी बढ़ाओ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी बेहतर करो, बिकॉज अगर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होती है तो जैसे ग्लोबल एग्जाम्पल है, चाइना में मैंडरिन है, यूरोप में जर्मन पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, तो हमें अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इग्नोर नहीं करना है। बेटर कंटेंट, ग्लोबल इंटीग्रेशन, लर्निंग आउटकम्स, इंक्लूसिव, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, ये सब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी पे है। की हाइलाइट्स क्या है हमारे यहाँ, ओवरऑल जो स्कूल पार्टिसिपेशन है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान भी आया था, ये बेहतर हुआ है, ड्रॉप आउट्स भी कम हुए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं जाना है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, पीजीआई इंडेक्स है, इसमें स्टेटस है कि राज्यों में स्कूल एजुकेशन कैसे चल रही है, राज्यों और यूटीज में। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के 6 कंपोनेंट्स हैं।
Infrastructure, school safety, child protection, digital learning, governance process, effective classroom transaction and outcomes. So this is performance grading index for states and UTs for 2021. अब यहाँ पे बात है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज क्या होती है? जो शुरू के साल होते हैं, जैसे 0 से 3 प्राइमरी होता है, 3 से 8 इंस्टीट्यूशनल सेटिंग होता है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेट। 3 से 6 साल में अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसमें आंगनवाड़ी बाल वाटिका है। 6 से 8 में होता है अर्ली प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स, जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक आ रहा है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर फाउंडेशनल स्टेट। अब इस करिकुलम में ये बात है कि क्रिटिकल एज फॉर लर्निंग, की डिटर्मिनेंट क्या होना है, इम्प्रूव लर्निंग, बहुत सारा यहाँ पे बात है। एज सच ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये मेंस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। प्रीलिम्स में सवाल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्जेक्टिव इन एरिया से, बट हम इसको देख रहे हैं बिकॉज सप्लीमेंट्री नॉलेज हमें होनी चाहिए, इससे हमारा गेस वर्क बेहतर होता है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और निपुण भारत है। निपुण भारत याद रखना है। बेसिक न्यूमरेसी रीडिंग सबको आनी चाहिए, रीडिंग और बेसिक न्यूमरेसी आना चाहिए। दिस इज निपुण भारत। मदर टंग में पढ़ाने की बात है, बच्चों पे बर्डन कम है, स्कूल में ही सारी पढ़ाई हो जाना चाहिए, होमवर्क कम से कम होना चाहिए। ये पंचकोश सिस्टम फॉर एजुकेशन है। पंचकोश में क्या है? जैसे हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट, बिकॉज अक्सर हम ये भी देखते हैं कि स्कूल में हम किताबों में तो अच्छे होते हैं बट इमोशनल मेंटल सोशोलॉजिकल ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बौद्धिक विकास होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो ये पंचकोश है, पंचकोश। दिस इज आनंदमय कोश, इनर सेल्फ। देन दिस इज इंटेलेक्चुअल लेयर, दिस इज माइंड लेयर, दिस इज लाइफ सोर्स एनर्जी फोर्स लेयर, दिस इज फिजिकल लेयर। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है। बेसिक्स सबके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फाउंडेशनल लर्निंग अगेन बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एज सच ऑब्जेक्टिव इनसे डिफिकल्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ फाउंडेशन क्या है? लिटरेसी को बेहतर बनाए, इफेक्टिव लिटरेसी होना चाहिए, एडिक्वेट लिटरेसी होना चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, फाउंडेशनल लिटरेसी स्टडी है स्टूडेंट्स के लिए। की फाइंडिंग्स में ये है कि इन टोटल इंडिया में जो रीडिंग एबिलिटी है और न्यूमरेसी है वो थोड़ा लैग है, तो इसमें हमें बेहतर करना है। तो ये निपुण इसी के लिए वर्क कर रहे हैं। समग्र शिक्षा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, शेयरिंग हो रहा है इसमें सेंटर और स्टेट का। समग्र शिक्षा यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है 26-27 तक। हर जगह हर बच्चे को कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी में एट द ग्रेड 3 एंड नॉट लेटर ग्रेड 5। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बेनिफिशियरी 3 से 9 के बच्चे, प्री स्कूल 3 एंड 4-5 जिन्होंने फाउंडेशनल स्किल गेन किया है। तो दिस इज फाउंडेशनल समग्र शिक्षा। इंप्लीमेंटेशन होगा वो नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल लेवल पे होगा। ओके, तो दिस इज निपुण भारत समग्र शिक्षा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, ये भी एजुकेशन में हुआ था और स्कूल की जो हेल्थ एजुकेशन है उसको इन्होंने स्टडी किया। स्कूल एनवायरनमेंट, टीचिंग प्रोसेस, स्टूडेंट होम एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स को भी। तो इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सारे यहाँ पे स्टडी किया गया। की फाइंडिंग्स क्या है कि अगेन जो प्रॉब्लम्स है ना एजुकेशन में वो कॉमन है। हर सर्वे में एक ही बात आता है कि हमें फाउंडेशनल लिटरेसी रीडिंग एबिलिटीज बेहतर करना है, ड्रॉप आउट्स को कम करना है, विमेन जो गर्ल चाइल्ड पार्टिसिपेशन है वो कम है उसको ठीक करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एजुकेशन में, ये एक नया बज़ वर्ड है, इससे सवाल आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अगर एजुकेशन में आएगा तो हम मॉनिटर कर सकते हैं असिंक्रोनस डिस्कशन ग्रुप, डेटा बेस्ड इन्फॉर्म एजुकेशन पॉलिसी, एआई ड्रिवन फंक्शनैलिटी। तो एआई मतलब वो डेटा को क्रंच अच्छे से करेगा और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करेगा। स्टूडेंट हेल्थ बेहतर होगा, स्टूडेंट पर्सनलाइज बेटर लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो इसके लिए अभी 4th एडिशन ऑफ एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को ने भी बोला एआई को एजुकेशन में लाए। हाईएस्ट रिलेटिव एआई स्किल पेनिट्रेशन रेट इतना है और एआई फॉर विमेन भी है। ऑल राइट, देन इंडिया में भी रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, इंटेल से कोलैबोरेशन है। ये सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी। स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई टेक होना चाहिए। यूएस इंडिया आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है. सो द होल आइडिया इज AI शुड बी देयर. रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ है, इससे सवाल आ सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर ये वर्क कर रहा है. यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में. तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये कंट्रीब्यूट करती है पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए. दिस इज यूनेस्को. ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए, इमर्जिंग सोशल एथिकल चैलेंजेस को दूर करना है. 195 मेंबर्स हैं. सेक्रेटेरिएट है इसका. यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड भी है, यूनेस्को फेलिक्स दिस पीस प्राइज भी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है. और द पॉइंट इज कि यूनेस्को, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हम देखते हैं, दिस इज यूनेस्को. हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में. लर्निंग पोवर्टी समझना जरूरी है, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड बेनिफिशियरी को बेनिफिट्स डिलीवर करना. अब लर्निंग पोवर्टी क्या होती है? लर्निंग पोवर्टी इज मीन्स बीइंग अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ शॉर्ट एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बाय एज ऑफ 10. 10 साल के हैं बट आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिखा हुआ समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो लर्निंग पोवर्टी हो गई. पोवर्टी है तो रोट लर्निंग एक बहुत बड़ा पर्पस होता है. जिससे अक्सर यूपीएससी भी क्या करती है, यूपीएससी को स्पष्ट शब्दों में बोला जाता है कि ये जो कोचिंग कल्चर है इसको क्रश करना है. कोचिंग कल्चर, तो कोचिंग से सब वेल ट्रेंड आते हैं, तो यूपीएससी उससे कुछ पूछती नहीं है, बिकॉज कोचिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. तो रोट लर्निंग नहीं चाहिए हमें. कोचिंग ट्रेंड, फैक्ट्री ट्रेंड स्टूडेंट्स नहीं चाहिए हमें. नेचुरल टैलेंट चाहिए. पुअर स्कूल मैनेजमेंट है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है, पेडागॉगी ठीक नहीं है, टेक्स्ट बुक भी अभी रिवैम्प्स हो रही है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, केयर गिवर्स नहीं है. बिकॉज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक कंपैशनेट टीचर हो जो उनकी बात सुने, डायरेक्शन दिखाए उन्हें. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, दीक्षा पोर्टल है, ऑल्टरनेटिव एकेडमिक ईयर है, विद्यांजलि 2.0 है. विद्या अंजलि आप अपने स्कूल्स वगैरह में कुछ डोनेशंस भी कर सकते हैं, कुछ आप वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं. तो टीच एट द राइट लेवल है, एंड स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है. निपुण भारत है, निपुण भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नेशनल फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी. तो ये सब हमारे इनिशिएटिव हैं ताकि हम जो एजुकेशन रिलेटेड पॉवर्टी है उसको दूर कर पाए. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है. मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया कि जो मदर टंग डिफरेंट है उसको डेटा हमने कलेक्ट किया. 2 फुल टाइम अकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली अब आप अटेंड कर सकते हो. यूजीसी ने ऐसा बताया कि 2 फुल टाइम अकेडमिक प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हैं. यूजीसी है ई समाधान पोर्टल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है. फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, ये फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है मांडला डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश में है. इसको रिपोर्ट किया गया है फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट. When he or she is able to write his or her own name to count and read and write, तो उसको बोलते हैं फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट. ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ई समाधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजीसी सिंगल विंडो है जहां पे आप सारी ग्रीवेंसेस अपनी वहां पे सेंड कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन भी होगा. परख है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एनईपी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, AICTE. लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करो, दूर करो. प्राइम मिनिस्टर ई विद्या है. अब जहां ई आ जाता है मतलब ICT है, इंफॉर्मेशन दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कंप्यूटर्स. तो PM ई विद्या है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है. डिजिटल ऑनलाइन एयर एजुकेशन यहाँ पे देना है. लर्निंग लॉसेस को कम करना है, इनिशिएट हुआ है एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान. देन लर्निंग लॉस की बात है. लर्निंग लॉस बिकॉज जैसे कोविड-19 भी हुआ तो बहुत सारा गैप्स आ गए, तो इससे लर्निंग लॉस हुआ है. देन इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसको हम बहुत सीरियसली लेते भी नहीं है, बिकॉज अक्सर रैंकिंग बायस भी आती है. इंडिया में IISc बैंगलोर का यहाँ पे नाम आया है. कोलैबोरेशन है, फॉरेन हायर एजुकेशन FHEI ट्विनिंग प्रोग्राम में. ट्विनिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमने सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट देखा था चाइना के साथ, तो 2 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे. अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हेल्थ. तो दिस इज आंगनवाड़ी सिस्टम. सी, आंगनवाड़ी वर्क होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अभी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि आंगनवाड़ी को इम्प्रूव करना है. आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम की बात है, जिसको अब नाम रख दिया गया है सक्षम आंगनवाड़ी या फिर पोषण 2.0.
ये इंटीग्रल पार्ट है ICDS का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आंगनवाड़ी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर वर्क करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशनल हेल्थ हमें बढ़ाना है, इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन को कम करना है। तो देखो रिसेंट कुछ इनिशिएटिव्स हैं, न्यूट्रिशन बेहतर करना है, टेस्टिंग बेहतर करना है, पोषण वाटिका बनाई है ताकि डाइटरी डाइवर्सिटी गैप फुल हो, आयुष प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजी को हम लेवरेज कर रहे हैं। ICDS जो होता है स्पेशली 0 to 6 ईयर्स के बच्चों और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज है, हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो द पॉइंट इज हमें मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन को कम करना है। ये डेटा है, इतने बेनिफिशियरीज हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स के थ्रू। ICDS को ये फुलफिल करते हैं। वन विलेज एरिया है, सिंगल आंगनवाड़ी वर्कर के साथ वो फुलफिल होता है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी क्या है? इट इज अ टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग द AWCs। अपार्ट फ्रॉम द गिवन गोल फॉर आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी है, इसमें एडोलेसेंट गर्ल्स हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना है, बच्चों के लिए है। तो दिस इज सक्षम आंगनवाड़ी, दिस इज प्रॉपर आंगनवाड़ी, बट ये टारगेटेड इंटरवेंशन है आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड, रेजुवनेट, स्ट्रेंथन करने के लिए। डिजिटल इंक्लूसिविटी है, डिजिटल इंक्लूसिविटी, डिजिटली सबको इंक्लूसिव करना है, डिजिटल एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, डिजिटली स्ट्रेंथन बनाना है। पोषण ट्रैकिंग सिस्टम है। पोषण ट्रैकर क्या है? ये जॉब एड है आंगनवाड़ी के लिए। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टंटिंग, हाइट कम है, वेस्टिंग, वेट कम है, अंडर वेट प्रिवेलेंस है, इसको ट्रैक करो और इधर एसेंशियल न्यूट्रिशन और डाइटरी जो है उसको प्रोवाइड करो। तो आंगनवाड़ी में जो है पेड फिक्स्ड ऑनरेरियम पर मंथ है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 3,500 रुपए तक मिलते हैं यहाँ पे। इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। और द पॉइंट इज कि जैसे हेल्थ केयर होता है, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्जरी हेल्थ केयर है। तो जो हेल्थ केयर है इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर इग्नोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजेस जो होती है वो अर्ली स्टेज पे प्राइमरी हेल्थ केयर से वार्ड ऑफ की जा सकती है, जैसे प्रॉपर वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन देना, लाइक दैट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना है, ये इंश्योरेंस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा पेड लीव है, रिजर्वेशन, प्रमोशन, यूनिफॉर्म आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रोवाइड करने की बात है। पोषण अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान 2017 में लॉन्च हुआ था। मॉनिटर, सुपरवाइज, फिक्स करना था न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। स्टंटिंग क्यों हो रही है, जो आंगनवाड़ी सर्विस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए, तो ये सब था पोषण अभियान में। पोषण अभियान में क्या है? सोशल ऑडिट होता है मासेस का जन आंदोलन के थ्रू, इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। मैपिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। इंट्रोड्यूस हुआ है वेरी रोबस्ट कन्वर्जेंस मैकेनिज्म। ICT बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी। इंसेंटिवाइज किया गया है मीटिंग्स, टारगेट मीट करने के लिए। इंसेंटिवाइज किया गया है AWW को फॉर यूजिंग इट बेस्ड टूल्स एंड एलिमिनेटिंग रजिस्टर्स यूजिंग। सो द पॉइंट इज हम अपग्रेड कर रहे हैं। मेजरमेंट बच्चों का लिया जाएगा और न्यूट्रिशन भी उनको दिया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ वर्क है, इसमें देखो ये अब इंपॉर्टेंट है। एक होती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एक होते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो 3 है, AWW, ANM एंड आशा। तो आंगनवाड़ी वर्कर ICDS है, ICDS के अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ANM और आशा है, ये नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री अलग है, स्कीम अलग है। ये आंगनवाड़ी सेंटर बेस्ड होती है, ये हेल्थ सब सेंटर होता है और क्लस्टर्स होते हैं। आशा विलेज लेवल पे होता है। की रोल क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेनिफिशियरीज प्रोवाइड कराना, अवेयरनेस, काउंसल विमेन फैमिली को करना, एडोलेसेंट को करना, बर्थ प्रिपेयर्डनेस, एजुकेशन देना, क्यूरेटिव केयर एंड सप्लाईज भी। फोकस होता है प्रमोशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का, इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डिलीवरीज का भी। ओके, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को बेहतर बनाना। यहाँ पे ऑनरेरियम है एज डिसाइडेड बाय सेंटर, जैसे अभी 3,500 रुपए मिल रहे थे आंगनवाड़ी, यहाँ पे सेंटर डिसाइड करता है। और
परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव मिलता है आशा में। तो ये 3 वर्ड है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है और ये आशा वर्कर्स है। इसके अलावा ग्रास रूट सोल्जर एक न्यूज में है। रोल ऑफ आशा कोविड-19 में बहुत इंपॉर्टेंट था, आशा वर्कर्स और इन सारे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 आया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा है। ये एक डेटा है, रिपोर्ट है, जिसमें हम बहुत सारा डेटा एंड सर्वे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, डोमेन ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सब अभी नए डायमेंशंस है। हम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जैसे TFR है, TFR जो है NFHS 5 में 2 दिखाया, कुछ जगह 2.1 भी दिखाया, मतलब हम रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब है एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट भी बढ़ा है, विच इज अ गुड थिंग। एंटीनटाल केयर विजिट्स बाय प्रेग्नेंट विमेन इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बढ़ा है। अनमेट नीड्स है फॉर फैमिली प्लानिंग, फुल इम्यूनाइजेशन बढ़ा है। सेक्स रेशो देखो ये भी 1020 हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। नियोनटाल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये कम हुई है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है। विमेन 20 से 24 मैरिड बिफोर 18 ईयर्स नंबर्स बढ़े हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। 5 ईयर में स्टंटिंग कम हुआ है, वेस्टिंग कम हुआ है। देखो स्टंटिंग का मतलब होता है, स्टंट है मतलब हाइट कम है फॉर एज, वेस्टेड है मतलब वेट कम है फॉर हाइट, वो वेस्टेड है। तो स्टंटिंग वेस्टिंग दोनों नंबर्स कम हुए हैं, अंडर वेट बच्चे भी कम हुए हैं। तो ये कुछ डेटा है। अब इसमें सवाल कैसा आएगा, ऐसे नंबर नहीं पूछे जाएंगे, इन जनरल पूछा जा सकता है कि स्टंटिंग बढ़ी है, वेस्टिंग बढ़ी है या कम हुई है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है या कम हुआ है, TFR बढ़ा है या कम हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ट्रेंड पूछा जाएगा, ट्रेंड। ओके, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंसस एक्ट होता है, सेंसस हर 10 साल में होता है। डिकेडल सेंसस होता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो द पॉइंट इज अगेन, डेटा होता है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेहतर होता है। ओके, की फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की। क्रूड बर्थ रेट 21 से अब 19.5 आया है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन में कितने जन्म हुए। क्रूड डेथ रेट है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मीडियर पॉपुलेशन, हर 1000 में कितनी डेथ हुई। TFR है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये भी 2 हुआ है। नियोनटाल जो होता है मोर्टेलिटी रेट, ये भी कम हुआ है। 6 states have already attained SDG target of NMR, जैसे less than equal to 12 by 2030, which is a good thing. IMR infant mortality rate भी कम हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी कुछ राज्यों में डेटा हमने अचीव किया है। तो देखो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स है। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, TFR, NMR, IMR एंड अंडर 5 दिस मोर्टेलिटी रेट। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये IT इनेबल्ड सिस्टम है जिसमें रियल टाइम पे बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड होगा, बर्थ एंड डेथ का। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, डेटाबेस बनाएंगे, नेशनल लेवल पे बनाएंगे। ये जो डेटाबेस होगा इससे हम अपडेट कर सकते हैं पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस। दिस इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कॉन्टिन्यूस परमानेंट कंपलसरी यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग होगा वाइटल इवेंट्स का। वाइटल इवेंट्स क्या होती है, बर्थ, डेथ और दीज आर वाइटल इवेंट्स। तो 19th सेंचुरी से हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सारी डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज रिकॉर्ड करने से हम बेहतर गवर्नेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बात है, डेटा और मैंडेटरी हो गया था, कोऑर्डिनेट करना है। इम्प्लीमेंटेशन है वो बाय स्टेट गवर्नमेंट है, एक यूनिफॉर्मिटी हो। एक्चुअली क्या होता है राज्यों में, फिर हम हर जगह देख रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज भी हैं, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है डेथ एंड दिस बर्थ एंड डेथ डेटा का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो CRS जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये राइट टू रिकॉग्निशन होगा लॉ के बिफोर, आप इसको मान सकते हैं, इसके डेटा को वैलिड रहेगा, लीगल स्टेटस रहेगा, प्लानिंग में बेहतर होगा, डेमोग्राफी बेहतर होगा, ह्यूमन राइट्स में भी ये बेहतर होगा। सो दिस इज डेटा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेशनल हेल्थ काउंट एस्टिमेट्स हैं 2018-19 नेशनल हेल्थ काउंट एस्टिमेट्स, इसमें भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो फ्रेमवर्क है WHO ने बनाया है। की फाइंडिंग्स क्या है,
टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो से बढ़ा है ना। परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो था वो कम हुआ है, बट पर कैपिटा बढ़ा है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा। स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं, ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि इन रीसेंट टाइम टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा बढ़ा है। तो जीडीपी कम हुआ है, पर कैपिटा बढ़ा हुआ है, मतलब कितना पैसा हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जीडीपी एंड पर कैपिटा। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंट ऑफ दिस अगेन डेटा, ओके, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। इसका ना इकोनॉमिक सर्वे में भी ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीजें दी हुई है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, कम हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हुआ है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा है। एक्सटर्नल डोनर फंडिंग फॉर हेल्थ एज अ परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मेंटल हेल्थ। ये बहुत क्रूशियल चीज है जिस पे बात डिटेल में होनी चाहिए, और ये है टेली मानस। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में अभी इसको लॉन्च किया। ये क्या है, टेली मतलब रिमोटली ऑपरेटेड है। एक्सेस बढ़ाना है क्वालिटी मेंटल हेल्थ का, काउंसलिंग का, केयर सर्विसेज का कंट्री में। टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड करना है। अब सी, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हमने देखा। मेंटल हेल्थ को हम एट टाइम सीरियसली लेते भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया था, इसमें भी ये बात था कि सेक्शन 309 जो है, इसमें सुसाइड को एक क्राइम माना जाता था, वो हटा दिया है। अब सुसाइड जो है अगर अटेम्प्ट हुआ है तो उसको एज अ क्राइम नहीं माना जाता। 24/7 टोल फ्री किराना हेल्पलाइन है, किरण हेल्पलाइन है। और इसमें किरण मतलब आशा की किरण। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो चीजें आप इमीडिएटली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मनोदर्पण है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स का। बिकॉज एग्जाम्स आज की डेट में ऐसे हो गए हैं कि स्टूडेंट अकेला नहीं लिखता, पूरा फैमिली लिखती है, तो सबके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, ओके। देन इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है, केयर सर्विसेज है, फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दिस इज टेली मानस। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। देन इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी है, आईआईटी बेंगलुरु, एंड टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी है। इंटीग्रेशन भी इसका किया गया है विद अदर सर्विसेज, ओके, जैसे आयुष्मान भारत, ई संजीवनी, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, आयुष्मान भारत हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा में। अब सी, यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेस इनिशिएटिव है, ये WHO का है, मेंटल हेल्थ को बढ़ाने का, मेंटल हेल्थ को बेहतर करने का, ओके। अब आता है ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। अभी कुछ केसेस ऐसे आए थे कि हमारे यहाँ से ड्रग्स को एक्सपोर्ट किया और वो फॉल्टी था और लाइफ लॉस भी हुआ है। तो ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम इन इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने अभी अलर्ट किया था, जैसे कुछ कफ कोल्ड सिरप थे उसमें डिफिकल्टीज आई थी। जो CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। इसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हेड करते हैं, और ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर बना है। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी होती है यहाँ पे, और इसका काम क्या होता है, ड्रग्स का इंपोर्ट, न्यू ड्रग्स अप्रूवल, लाइसेंस वगैरह सब देखता है CDSCO। तो अभी कुछ ऐसा डिफिकल्टी आया, तो दैट इज वाई यहाँ पे और स्ट्रिक्ट रखने की बात है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी सवाल आएगा तो यहाँ से आएगा CDSCO। बाकी इन पे ज्यादा हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिए CDSCO। और ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 भी हमें जानना चाहिए। इसमें क्या है, अप्रूवल कैसे मिलता है ड्रग का, रजिस्ट्रेशन कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं। बिकॉज जस्ट लाइक दैट वी कैन नॉट यूज एनी ड्रग, उसका पहले ट्रायल होता है। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, डायग्नोस्टिक, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा के। फंक्शंस क्या है, लाइसेंसिंग कैसे होता है, इंस्पेक्शन किस तरीके से होगा, सैंपल ड्रॉ कैसे होगा, सस्पेंशन कैंसिलेशन भी हो जाएगा अगर एडल्टरेटेड ड्रग्स है तो। कुछ कमिटीज हैं, जैसे कमिटीज आई थी मशेलकर कमिटी 2003 में, रंजीत रॉय चौधरी कमिटी आई थी। दिस इज अबाउट रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ ड्रग्स। अब इंडिया में रेगुलेटरी अगर हेल्थ की बात करें तो एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ICMR कोविड-19 में बहुत न्यूज में था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। CDSCO है, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हेड करते हैं, कमिटीज हैं, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। केमिकल फर्टिलाइजर में फार्माक्यूटिकल्स आते हैं, इसमें आती है नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पेटेंट ऑफिस आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक आता है। सीएसआईआर इसमें आता है ना, सीएसआईआर लेबोरेटोरीज भी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस आता है। तो ये जितना जैसे जेनेटिक अप्रेजल कमिटी क्लियरेंस होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कॉमर्स, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है कि जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और लाइक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन, इसमें प्रॉपर दिस प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। ड्रग ट्रैफिकिंग इज अगेन वन थिंग। अभी एक रिपोर्ट आई थी ड्रग ट्रैफिकिंग की, और उसमें ये डेटा आया है। कंटिन्यूड ग्रोथ हुआ है प्रोडक्शन का भी और ट्रैफिकिंग का भी। यूनाइटेड नेशन ऑफिस है ड्रग्स एंड क्राइम का, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। द पॉइंट इज हमें ड्रग्स को स्टॉप करना है। एक क्रेसेंट है, एक ट्राइंगल है। क्रेसेंट मतलब दिस, लाइक चांद, चंद्रमा, चांद, और ट्राइंगल इज लाइक दिस। तो गोल्डन क्रेसेंट मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ट्राइंगल मतलब बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ये ट्राइंगल है। अनफॉर्चुनेटली ये सब हमारे नेबर में है और इसकी प्राइस हमको पे करनी पड़ती है। सो द पॉइंट इज, इंडिया एक जैसे ट्रांजिट हब बन गया था बहुत सारी दिस ड्रग्स एंड ऑल का, तो इसको हमें कर्ब करना जरूरी है। ओके, स्टेप्स कौन से हैं? जैसे एक है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, नशा मुक्त भारत अभियान है, नेशनल एक्शन प्लान है ड्रग डिमांड रिडक्शन का, बायलेटरल पैक्ट हमने साइन किए हैं, यूएन कन्वेंशन है, हमारे यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ई पोर्टल है, SIMS मतलब सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और एक निदान है, मतलब सॉल्यूशन करना है सारे नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स रिलेटेड डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस है निदान। तो द पॉइंट इज, हमारे यहाँ नार्कोटिक्स ड्रग एक्ट भी है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पे भी एक्ट है, बट प्रॉब्लम यही आती है इम्प्लीमेंटेशन। सार्क में भी इसकी बातें की है हमने, ब्रिक्स में भी है, एशियान में भी है। की चेंजेस हैं, कस्टम्स एक्ट में भी चेंज किया है, थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, प्रोसिक्यूशन अरेस्ट का 50 लाख, कमर्शियल फ्रॉड एंड दिस। ऑल राइट, अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है हेल्थ रिलेटेड में, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है फिजिकल एक्टिविटी। सी, फिजिकल एक्टिविटी जो है ये रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन टू इंक्रीज, बिकॉज आजकल जब से डिजिटल इतना पुश बढ़ा है, फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, विच इज नॉट राइट। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए आपको, इससे हेल्थ बेहतर रहती है। नोटिफाइड डिसीजेज है, तो 139th रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसने बोला कैंसर को भी नोटिफाइबल डिसीज में रखा जाए ताकि अंडर रिपोर्टिंग कम हो। नोटिफाइबल डिसीजेस वो होती है कि जिसको भी वो डिसीज होती है तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, ये लीगली बाइंडिंग होती है। फेलियर अमाउंट टू क्रिमिनल ऑफेंस, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनको अगर ये डिसीज आइडेंटिफाई हुआ तो दे शुड आइडेंटिफाई टू दिस गवर्नमेंट, नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो डिसीज पेशेंट में मिली तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। जैसे कॉलेरा हुआ, डिप्थेरिया हुआ, एंसेफेलाइटिस है, लेप्रोसी है, मेनिंजाइटिस है, पर्ट्यूसिस है, प्लेग है, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, इनके हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इससे सवाल आ सकता है कि इनमें से नोटिफाइड डिसीजेस क्या है। सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। द पॉइंट इज, रीइंफोर्स हो, एनहेंस करे हेल्थ सर्विसेज, डेवलप करे रिजिलियंस और स्ट्रेंथन करे, तो एक इफेक्टिव सर्वेलेंस हो। हम बात करें मेंटल वेलबींग करिकुलम में हो, हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं बट हम उनको इमोशनल वेलबींग, इमोशंस को कैसे डील करना है, ये सब चीज़ें नहीं सिखाते, ये भी स्कूल करिकुलम में होना चाहिए। हम हर किसी को सक्सेसफुल बनना सिखाते हैं, फेलियर को कैसे हैंडल करना है ये किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, जबकि ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगे, सक्सेस और फेलियर दोनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, दोनों आते हैं। तो आपको सक्सेस के लिए इतना मोटिवेशन होता है, फेलियर के लिए भी हमें संभालने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये पालन 1000 है, इसमें भी कैंपेन है, फोकस है चाइल्ड हेल्थ पे है। ये मतलब पहले 1000 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉलिड प्लेटफॉर्म है चाइल्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल हेल्थ का। ये आभा है फॉर न्यू बॉर्न्स, दिस इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, न्यू बॉर्न्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक सुकन्या समृद्धि स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल आ सकता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है, टेल। तो दिस इज न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। अब ये न्यूज में क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके 3 डायमेंशंस हैं, 4 इंडिकेटर्स हैं। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई है, अंडर नरिशमेंट हो रहा है, चाइल्ड मोर्टैलिटी है, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट है,
चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, इसमें वेस्टिंग और स्टंटिंग हो रहा है। अभी वर्ड्स देखे थे ना, वेस्टिंग और स्टंटिंग। तो 3 डायमेंशन है, अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। तो ये जीएचआई का ऐसे स्कोर आता है, अगर एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, सीरियस है, मॉडरेट एंड लो है। तो इंडिया की रैंक ठीक नहीं है, 107th रैंक आई है आउट ऑफ 121, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये न्यूज़ है। अब द पॉइंट इज कि इसका इंडेक्स स्कोर है, अब देखो 3 वर्ड याद रखने हैं हमें, स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी। ये माल न्यूट्रिशन के टाइप्स है। स्टंटिंग मतलब आपका जो हाइट है वो एज के हिसाब से नहीं है, पीपल आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। वेस्टिंग मतलब पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। ओबेसिटी का मतलब है ओवरवेट। ओबेसिटी भी जो होता है ये माल न्यूट्रिशन का टाइप होता है। तो ऐसे इंडेक्स स्कोर 29.1 इंडिया का बना। चाइल्ड वेस्टिंग है, अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है। इंडिया का रिपोर्ट इज नॉट दैट गुड। गवर्नमेंट का स्टैंड है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट ने बताया कि इस मेथड में अनसाइंटिफिक थी, वाज नॉट अप्रोप्रिएट। एनीवे, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड क्या है? स्टैग्नेशन, हंगर रिड्यूस हुआ है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक से भी डिफिकल्टीज आई थी बट अब इम्प्रूवमेंट है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मिशन पोषण 2.0 ये माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करता है, बच्चों में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट विमेन में एंड लैक्टेटिंग मदर में। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, मिशन पोषण 2.0। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसमें मटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। मिशन इंद्रधनुष है, इसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। आप इनके नाम बताओ। 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज क्या है जो चिल्ड्रन लेस देन 2 इयर्स और प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन है, इसमें एडिशन विटामिन, मिनरल्स, आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी दिया जा रहा है राइस, मिल्क, सॉल्ट एटसेट्रा में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी है, इसमें राइट टू फूड एक लीगल राइट बना दिया गया है। अंडर न्यूट्रिशन, अब देखो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब व्हेन चिल्ड्रन डोंट ईट और एब्जॉर्ब इनफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, अंडर न्यूट्रिशन। स्टंटिंग मतलब एक फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है जिसमें द हाइट इज लेस, आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज। वेस्टिंग है जिसमें वेट कम है फॉर देयर हाइट। हिडन हंगर है व्हेन चिल्ड्रन डोंट गेट इनफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड डेजर्ट है एंड एज एरिया, ये मतलब एरिया और नेबरहुड है जहां पर बहुत हेल्दी फूड चॉइसेस नहीं है। देन ओवरवेट है, वजन ज्यादा है। फूड सिस्टम्स है, मतलब किस टाइप का फूड है, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन, कंजम्पशन। ओबेसिटी है, द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ओवरवेट है। फूड स्वैम्प है, एज एरिया ऑफ नेबरहुड वेयर देयर आर फ्यू और नो हेल्दी फूड चॉइसेस, दिस इज कॉल्ड फूड स्वैम्प। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की बात करें, इसकी एक रिपोर्ट आई थी अभी। ये जॉइंट पब्लिकेशन है एफएओ का, इंडियन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ का, और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड डब्ल्यूएचओ का। सो दिस इज फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इज मूविंग इन रिवर्स अवे फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया है। इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन भी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो कोविड-19 हो गया, रशियन क्राइसिस भी हो गया, इससे इनसिक्योरिटी बढ़ी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 ये लीगल राइट बोलता है, राइट टू फूड को। इसमें प्रोक्योरमेंट की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब अन्न को कलेक्ट करना है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज होता है, मतलब केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी, एफसीआई प्रोक्योरमेंट करेगी, स्टोरेज करेगी, और इकोनॉमिक कॉस्ट, सेंट्रल इशू प्राइस जो है उसके हिसाब से स्टेट्स को ग्रेन इशू किए जाएंगे। सेंट्रल इशू प्राइस मतलब केंद्र ने सारा अनाज किसानों से खरीदा, अब वो उसे राज्यों को, जैसी डिमांड है राज्यों से, उसको सप्लाई किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ अंडरटेक्स डायरेक्ट परचेज ऑफ पैडी, राइस, व्हीट एंड आल्सो स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स दोज फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनएफएसए एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। ओके, तो फूड प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। फूड प्रोक्योरमेंट एक होता है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, केंद्र सरकार ने खरीदा, एफसीआई ने, और राज्यों को बांटा। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में राज्य भी डायरेक्टली खरीदते हैं और उसको वेलफेयर में यूज करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन 1 साल के लिए देना था अंडर एनएफएसए 2013। तो इसमें ऐसा था, जो राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और एलिजिबल हाउस होल्ड्स को दिया जा रहा था। इससे पहले और भी स्कीम है जैसे अंत्योदय अन्न योजना है। हमारा आइडिया ये होता है कि स्टारवेशन से कोई भी डेथ नहीं होनी चाहिए।
अब नए बेनिफिशियरीज हैं तो उनको सेंट्रल इशू प्राइस जैसे 1, 2, 3 रुपए कोर्स ग्रेन का है, व्हीट एंड राइस का है, इस कीमत पे आपको अन्न मिल जाएगा। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो मोटा अनाज, गेहूं और चावल। ये सब्सिडाइज्ड प्राइसेस होती है, सब्सिडाइज्ड, एक्चुअल प्राइस ज्यादा होगा बट कम में दिया जा रहा है। कुछ ये रिफॉर्म्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है फोर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स ऐड हो रहे हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है, आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। सप्लाई चेन ऑटोमेट हो रहा है। आधार सीडिंग है, मतलब राशन कार्ड और आधार को मर्ज किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेशन कम हो। वन नेशन वन राशन कार्ड है, मतलब आप एक ही राशन कार्ड से इंडिया में कहीं भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आप अन्न खरीद सकते हो। ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 2 सब्सिडी स्कीम को सब्ज्यूम कर दिया है जो एफसीआई और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में मिलती थी। मिड डे मील में अभी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 बैकड्रॉप में आई थी। इसमें 5 किलो फ्री फूड ग्रेन एनएफएसए बेनिफिशियरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अभी ये स्कीम डिसकंटिन्यू हो गई है। पीडीएस की बात करें तो 1960 में पीडीएस लॉन्च हुआ, 92 में रिवैम्प्ड हुआ, 97 में टारगेटेड था, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना था और 2013 में राइट टू फूड एक्ट के थ्रू ये आगे बढ़ा। एनएफएसए की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, इस मिनिस्ट्री के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लीगल राइट बता रहा है, मतलब एक कानूनन अधिकार है आपके पास फूड ग्रेन लेने का। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस भी दे रहा है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी अगर इसको फुलफिल नहीं करेगी तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में भी जा सकते हैं। 75% रूरल, 50% अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर कवर है। बेनिफिशियरी हाउस होल्ड हैं, अंत्योदय अन्न योजना में इतने हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में भी इतने हैं, मतलब एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का यहाँ पर कवरेज हो रहा है। 75% ऑफ रूरल, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, देश की 2/3 जनता इसमें कवर है। दिस इज ह्यूज। लाइफ साइकिल अप्रोच है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर, बच्चों को हायर न्यूट्रिशनल जो नॉर्म्स है वो भी होंगे। विमेन एम्पावरमेंट, राशन कार्ड भी इशू हुए हैं। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट की। फूड ग्रेन अलोकेशन हो रहा है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये एनएफएसए जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटिन्यू रहेगा अभी। तो इसकी जो रैंकिंग है, अभी जैसे स्टेट रैंकिंग आया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया, तो इन सारे राज्यों ने बेहतर किया है रैंकिंग में। रैंकिंग की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है क्लीनलीनेस के लिए, तो अभी इसका 8th एडिशन आया। थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ भारत मिशन है, सर्कुलैरिटी पे फोकस है, मतलब चीजें सर्कुलेट होनी चाहिए, वेस्टेज को कम से कम करना है, हमें रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल पे फॉलो करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन की बात होती है। 3 कंपोनेंट है, सर्विस लेवल, सर्टिफिकेशन, सिटीजन्स वॉइस। सर्विस लेवल मतलब वेस्ट का सेग्रीगेशन हो रहा है, कवर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, वाटर मैनेजमेंट ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा है, तो ये सर्विस अच्छी मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू साफ सफाई। सर्टिफिकेशन हो रहा है, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, वाटर सर्टिफिकेशन। आप इनके मतलब बता सकते हो, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस, इसमें क्या डिफरेंस है। सिटीजन की वॉइस फीडबैक ग्रीवेंस रिड्रेसल से भी पूछी जाएगी। सोर्स सेग्रीगेशन है, एनहेंसमेंट ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सिटीज, रिडक्शन ऑफ वेस्ट गोइंग टू डंप साइट्स को कम करना। द होल आइडिया इस बार का है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। इससे सवाल आएगा, ये काफी न्यूज में बना हुआ है। तो हमें शहरों को साफ रखना है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सैनिटेशन को बेहतर बनाना है। रैंकिंग ऑफ वार्ड्स विद इन सिटीज है, ओपन यूरिनेशन कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ओपन स्पिटिंग, रेड स्पॉट्स भी नहीं होना चाहिए। सोर्स सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वेस्ट जहां जनरेट हुआ है वहीं से उसको सेपरेट कर दो, सेग्रीगेट कर दो। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आई है। प्रोग्रेस है, वॉश किसका इनिशिएटिव है, मतलब वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अगर हाथ साफ रहता है, हम हाथ साफ करके खाना खाते हैं, वॉश करते हैं, तो ये बहुत सारी डिसीजेस को हम ऐसे ही वार्ड ऑफ कर देंगे। WHO एंड यूनिसेफ का है। इनसे इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। रेट्रोफिट टू ट्विन पिट मैनेजमेंट है, अभियान है, मतलब जो फीकल स्लज होता है उसको हम ट्विन पिट हम बनाए और उसमें वेस्टेज नहीं हो और वहां पे क्लीनलीनेस हो। स्वच्छ जल से सुरक्षा है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भी होता है।
देन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। देखो अर्बन अलग है, ग्रामीण अलग है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन भी है ग्रामीण। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। जैसे एक टाइम आया था जब हम बेसिक इनकम की बात कर रहे थे, एक यूनिवर्सल इनकम देने की बात करें, यूनिवर्सल पेंशन इनकम। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात थी। तो क्या आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क है, 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन है, 47 में है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाओ। तो हम एक फिक्स्ड इनकम कर दें कि सबको 5,000 रुपये लगभग जैसे मिलेंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी। सेंटर एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्सटेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्प वर्कर्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। मंथली इनकम मिल जाएगी, मटेरियल इमोशनल सिक्योरिटी होगा, सोशल कोहेजन होगा, ग्रेटर एफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सोशल सिक्योरिटी पे अगेन, जैसे गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी की बात है। लेबर लेजिस्लेशन लेके आए हैं, ऑल्दो अभी वो फाइनल नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। पेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ओल्ड प्रोटेक्शन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एट टाइम्स एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इनके लिए नियम रेगुलेशन जो होता है वो सेफगार्ड्स नहीं होते, तो इनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है। नेशनल पेंशन स्कीम है ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस के लिए भी है, वॉलेंटरी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम रहेगी। ई श्रम पोर्टल है, ये नेशनल डेटाबेस है जिसमें सारे माइग्रेंट वर्कर्स, सारे डेटाबेस, सारे वर्कर्स का डेटाबेस आ जाएगा। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन स्कीम एंड ई श्रम पोर्टल। वर्ल्ड पॉपुलेशन में अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गए हैं पूरे वर्ल्ड के। इसमें डिस्पैरिटी है, टेम्पोरल मतलब किस जगह पे किस समय पे कितनी पॉपुलेशन थी, लास्ट सेंचुरी में क्या था, अभी क्या था, टाइम रिलेटेड है ना। प्रोजेक्शन है, इसमें ज्यादा सीरियस नहीं होना है। 8 बिलियन होप्स, 8 बिलियन ड्रीम्स, 8 बिलियन पॉसिबिलिटीज। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में पॉपुलेशन बढ़ी है। डिस्पैरिटी है, कहीं बहुत पॉपुलेशन है और कहीं लीस्ट मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, थिन पॉपुलेशन है। जैसे जो हमारे बॉर्डर विलेजेस है वहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया अभी नंबर 1 है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, पर ग्रोथ रेट स्लो हो गई है। पॉपुलेशन कुछ टाइम पे पीक होगी, देन डिक्लाइन आना है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूएन है, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लेके आती है, न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है। सो अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटेबल मटेरियल डेथ है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हार्मफुल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें देखती है। कुछ और है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है इनकी, जैसे रिपोर्ट है क्राइम से रिलेटेड है तो यूजुअली ट्रेंड कम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है स्पेशली लॉकडाउन के बाद, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस एटसेट्रा। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन, क्राइम अगेंस्ट SC/STs, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स भी बढ़े हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस है। तो ये डेटा आता है NCRB से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। 1986 में बना था, रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स का। 1986 रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो टंडन कमेटी है, नेशनल पुलिस कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स है, इनके साथ बना NCRB। ये सब डेटाबेस रखता है सारे टाइप ऑफ क्राइम्स का। इंडिया में कौन से क्राइम्स हैं, एक्सीडेंट, डेथ, सुसाइड्स का क्या है, प्रिजनर का स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिंगरप्रिंट्स का भी डेटा रखता है। ये सब एनुअल रिपोर्ट NCRB लाता है। तो ये डेटा कंपाइल करता है। CCTNS भी है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसमें सारे जितने भी रिपोर्ट्स अब थाने में हो रहा है, सारे थाने आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। FIR भी सब डिजिटल होने लग गया, EFIR। काउंटरफीट करेंसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी है और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑन टेररिज्म भी है। डिजिटल पुलिस पोर्टल है और क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, ये सब NCRB का है ना, टूल्स है। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स का भी रिपोर्ट इसने बताया है। इसके अलावा एक्शन एजेंडा है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ व्हाट इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट? अक्सर माइग्रेशन एटसेट्रा के लिए आप डिस्प्लेस होते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो, तो इससे भी क्राइसिस होता है। फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, अगर वॉलेंटरी माइग्रेशन हो रहा है देन इट इज वन थिंग, बट अगर फोर्स किया जा रहा है टू फ्ली तो दैट इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी था, ठीक है। देन एडवांस नॉलेज इन रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, आकृति है, भाभा की है ये, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ई डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट है, हैबिटस है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी हमने देखा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है, यूएन विमेन एंड यूएनडीईएसए का है ये, सिटीज अलाइव है, डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर विमेन रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ओवरऑल इसमें इंडिया का भी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी है, इसके लिए आईएलओ आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, काफी पुरानी है, 1919 की, जिनीवा स्विट्जरलैंड। ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वर्कर सबको साथ लेके आती है, स्टैंडर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स पे बात करती है, लेबर स्टैंडर्ड पॉलिसीज इन सब पे वर्क है। माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेंड है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, और ये रिफ्यूजीज है। रिफ्यूजीज भी अगेन वो होते हैं जिनको अपने देश से फोर्सफुली बाहर जाने के लिए फोर्स मजबूर कर दिया गया है। दोज आर रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, स्टेटलेस, पीपल हु हैव रिटर्न टू देयर कंट्री, ये सब होते हैं। यूएनएचसीआर के डेटा आता है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ओके, क्या इंडिया ने इसकी ट्रीटी साइन कर रखी है क्या, रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स की? स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया है, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम। तो इंडिया में इनइक्वालिटी है, ऑक्सफोम की रिपोर्ट भी यही बोलती है। फूड क्राइसिस है, फूड क्राइसिस इज अगेन अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। ग्लोबल फूड पॉलिसी है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा है। ओके, सो ये कुछ सेलेक्टिवली हमने देखा, बहुत डेप्थ में नहीं बताना है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया है दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इस पीडीएफ को आई विल शेयर अलॉन्ग विद वीडियो, इसको आप कवर करो, और इसके साथ हमारी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं दिस करंट अफेयर्स पीटी के। एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह हमने पहले देख लिया था, अब एक अपडेटेड मॉड्यूल होगा जिसमें मैं पूरा रैप कर दूंगा, रैप अप हो जाएगा उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।